इंटू ई पता है, इनके बीच का एंगल पी कैसा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर और ई भी इधर, तो कॉस जीरो यूज होगा। सही है। तो कितना आया, माइनस क्यू डी ई, ये पोटेंशियल है जी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें बताओ, इस वाले में, दूसरे इस वाले डायग्राम में। चलो इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। क्यू ई इधर भी कितना, फोर्स कितना है, टॉर्क नॉन जीरो तो है, दिख रहा है वो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन भी पता है पर, लेकिन मैग्नीट्यूड लिखना हो, पी क्रॉस पी कितना है, यही होता है ई साइन 90 जिला। नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल क्या है 90। पोटेंशियल एनर्जी चला, क्योंकि उसमें क्या यूज होगा, कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, इधर आ जाओ, क्यूई इधर गलत लिखा है, इधर आएगा क्यूई और इस पे इधर आएगा फोर्स क्या है, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान देना, माइनस पी डॉट ई, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर है पी और इधर है ई, एंगल क्या है 180 डिग्री, क्यू डी ई कॉस 180 क्या है माइन। तो मुझे इन तीन डायग्राम में बताओ पहले, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, इसमें से कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, तो ये वाला कौन सा है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये वाला कौन सा स्टेबल। अच्छा स्टेबल है इसका मतलब, इसको मैं थोड़ा सा भी ऊपर घुमाऊंगा तो ये कहाँ जाएगा, वापस, नीचे घुमाऊंगा तो वापस, ये अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि ये इसकी सबसे स्टेबल वाली पोजीशन है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। यहाँ ध्यान दें, ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये कौन सा वाला है, अच्छा ये कौन सा, ये भी इक्विलिब्रियम है क्या, नहीं है। और जीरो से मत कंपेयर करना, दोनों ही जीरो होने चाहिए। अब सिर्फ हम फोर्स जीरो को इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, फोर्स और टॉर्क दोनों ही क्या होने चाहिए, जीरो, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा ना। उसमें चलने की टेंडेंसी होनी चाहिए, ना ही घूमने की टेंडेंसी होनी चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। अब मैं ये इसलिए बता रहा था, जो पार्ट रह गया है वो ये है, ये डायग्राम को मैं ए नाम दे रहा हूं, ये बी, ये सी। अब मैंने क्वेश्चन तुमको ये पूछा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in moving from position A to B, अब इसमें ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाए तो क्या करेंगे, बस ये दो क्वेश्चन का जवाब दो, डायपोल खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से कहां जाना है, ए से बी, ए से बी मतलब इस पोजीशन से तुम्हें कितना घूमना है 90 डिग्री, इस पोजीशन तक जाना है, कितना वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल आसान, माइनस डेल्टा यू याद है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, सही है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस क्यू डी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो, तो
जीरो माइनस क्यू डी, तो कैसे निकालें वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, फाइनल एनर्जी जीरो, इनिशियल कितनी? माइनस क्यू डी। कितना हो जाएगा ये? नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया? पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव कितना हो गया? नेगेटिव। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल कितना होगा? प्लस का क्यूईडी, ये जिला इसी क्वेश्चन के लिए, पहले वाले पार्ट के लिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एफ एक्सटर्नल कितना होगा? प्लस, क्योंकि कैसा जा रहा है? स्लोली। और सही बात है, ध्यान देना कितना सही बात है। पोटेंशियल जी यहाँ नेगेटिव थी, वहां जीरो थी, कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है? यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। कौन स्टेबल है? स्टेबल से तुम कहाँ जा रहे हो? अनस्टेबल। तो वो जाना चाहेगा क्या? तुमको जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा, मतलब एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, और एफ एक्सटर्नल के द्वारा वर्क डन भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये डस्टर यहाँ रखा हुआ है, ये अपनी स्टेबल पोजीशन पे, ठीक है, स्टेबल है अभी। इसको आना चाहूँ और यहाँ छोड़ूं तो ये यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन है इसकी? अनस्टेबल। लेकिन मुझे यहाँ अगर पहुंचाना है तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो एफ एक्सटर्नल का वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो जब भी कोई चीज स्टेबल से अनस्टेबल हो रही हो तो वो अपने आप नहीं होगी, उसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। एफ एक्सटर्नल क्या आएगा? वर्क डन पॉजिटिव आएगा। दूसरे वाले का बताओ, ए से सी, ए से सी। आ रहा है। अच्छा यही बता दो बस, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सिर्फ देख के। कहाँ जाना है? उस पे जाना है। तो बताओ ये स्टेबल है कि वो स्टेबल है? यहाँ से वहां अपने आप चला जाएगा या हमें मेहनत करनी पड़ेगी? तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? हम ही तो एफ एक्सटर्नल है, हमारा पॉजिटिव आएगा ना। तो हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ए से सी पॉजिटिव आएगा, मतलब किस में से किसको घटाऊं? क्यूईडी में से क्या घटाऊं? माइनस क्यूईडी, तो कितना हो जाएगा? टू। सिर्फ प्लस और माइनस की गलती हो सकती है, मैग्नीट्यूड की गलती नहीं होगी। इसमें से किसको घटाओगे, बस यही देखना है। तो एक पोजीशन से जब तुम दूसरी पोजीशन में ले जा रहे हो डायपोल को, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी मेहनत लगे, ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन भी हो, कितना हो ये भी पूछ ले। बता दूं? चल चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या? हाँ। क्यों? नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्वेल्थ के जो भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एडवांस में भी देख लिया होगा कुछ लोगों ने पेपर। एडवांस में कितने क्वेश्चन आए होंगे इलेक्ट्रो के? एडवांस में ही दो आ गए होंगे। टोटल ट्वेल्थ के टॉपिक्स गिनोगे तो और ज़्यादा वेटेज निकलेगा, कम से कम 60 निकल आएगा।
हटा दूं? हटा रहा हूं। देख लिया ना पूरा? तो जल्दी क्या ना, नहीं लिखा, रहने दो अब। ठीक है, जितना लिख लिया बहुत। चलो, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक जिनका गया बिगड़ गया है, जिनका मन नहीं है पढ़ने का, अभी भी मौका है, तो ध्यान रखें। दो चार क्लासेस इसकी भी निकल गई तो फिर ये भी नहीं सुधर पाएगा। तो शांति से सुने। करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट, सबसे पहले करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से क्या निकल के आएगा? करंट आएगा। अगर चार्जेस रुके हुए हैं तो करंट नहीं आएगा। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्ज को कहाँ रखा था? रेस्ट पे ही रखा था। लगभग 95% केसेस ऐसे थे जब हमने चार्ज को क्या रखा है? रेस्ट पे। चार्जेस को हमने फ्लो नहीं कराया, और फ्लो भी कराया है तो एक चार्ज को स्पीड दे दी होगी ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा कुछ नहीं किया। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे चार्जेस क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। जैसे ये जो वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये वायर अंदर किससे बना होगा? कॉपर, कॉपर, एल्यूमिनियम या कोई भी कंडक्टर टाइप की चीज होगी। अंदर बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या बना रहा है? चार्ज। तो और क्या लिख सकते हैं? करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हकीकत में रियलिटी क्या है? रियलिटी तो यही है, क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं या प्रोटॉन्स फ्लो करते हैं? प्रोटॉन तो रखे हुए हैं, प्रोटॉन थोड़ी फ्लो कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही क्या बोलते हैं? हम करंट बोलते हैं। लेकिन बहुत बार 9th 10th की किताबों में ऐसा लिखा होता है प्लस प्लस प्लस, ये ऐसा है, ये फ्लो करेंगे तो करंट आएगा। जबकि रियलिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट आता है, ना कि फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा होता है कि प्लस प्लस वाला डायग्राम बना होगा और प्लस फ्लो कर रहे होंगे, क्योंकि ये क्या है, कन्वेंशनली ऐसा माना जाता है। कन्वेंशनली मतलब पुराने समय से चली आ रही प्रथा। बहुत पुराने समय से साइंटिस्ट लोग ये मान रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज इसमें किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं? राइट में, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? राइट। ऐसा कैसे माना जाता है? कन्वेंशनली। बट फैक्ट क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। लेकिन हम पहले से ही यही मानते चले आ रहे हैं, तो हम अभी भी यही मानेंगे, जो पता चली आ रही है वो जिस तरफ पॉजिटिव फ्लो कर रहे हैं उसी तरफ क्या होगा? करंट का डायरेक्शन। ये बहुत बेसिक चीज है। अब हम चलते करंट की डेफिनेशन पे। मैथमेटिकली, ना, मैथमेटिकली करंट को डिफाइन किया गया डी क्यू बाई डी टी। ये समझ में? करंट को क्या डिफाइन किया गया? डी क्यू बाय डी टी। डी क्यू मतलब क्या होता है? चेंज इन चार्ज। का मतलब क्या होता है? चेंज इन टाइम। मतलब टाइम के साथ चार्ज कितना फ्लो कर रहा है उसी को ही हम क्या बोलेंगे? करंट। कितने टाइम में कितना चार्ज चेंज हो गया या फ्लो हो गया उसको ही हम क्या बोल रहे हैं? करंट। करंट हमारा
डिसाइड हुआ डी क्यू बाई डी टी, या फिर ऐसा बोल दूं दोनों ही करंट तो हैं, डेल्टा क्यू बाय, करंट को या तो डी क्यू बाई डी टी बोल दो, या करंट को क्या बोल दो, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है, तुमने काइनेमेटिक्स में कहीं ना कहीं सीखा हो। हाँ, एक अंतर, ये जो dt होता है, डेल्टा टी की जगह अगर dt यूज हुआ है, मतलब ये क्या है, स्मॉल इंटरवल, किसके लिए, स्मॉल इंटरवल। इसीलिए डी क्यू बाई डी टी जो है वो देता है हमें इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब तुम जिस समय निकालना चाहते हो उस समय का करंट मिलेगा डी क्यू बाई डी टी करने से। और डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी से हमें मिलेगा एवरेज करंट। क्या मिलेगा, एवरेज करंट, मतलब जैसे तुम्हें किसी ने बोल दिया भाई 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में 100 कूलम चार्ज फ्लो हो गया है, तो डेल्टा क्यू कितना है, 100, डेल्टा टी कितना है, 5 - 0, 5 का इंटरवल है, तो आंसर क्या आएगा, 100/5। पक्का समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है। तो एवरेज कब निकाला जाता है, एवरेज एक इंटरवल के लिए निकाला जाता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, एक बाइक है 100 की स्पीड से चल रही है, रोड पे कॉन्स्टेंटली किस स्पीड से चल रही है, 100 से। अचानक से गड्ढा आया, गड्ढे में तुमने 50 की स्पीड कर दी, कितनी कर दी, 50। और बड़ा गड्ढा आया, तुमने कितनी कर दी, 30। तो कोई तुम्हें पूछे इसकी स्पीड क्या थी, तो तुम बोलोगे भाई मुझे समय तो बताओ, कब पूछ रहे हो, बड़े गड्ढे पे पूछ रहे हो, छोटे गड्ढे पूछ रहे हो, कब पूछ रहे हो। तो अलग अलग समय अलग अलग स्पीड है, उसने बोल दिया भाई सबसे छोटे गड्ढे बताओ कितनी स्पीड, तुमने बोल दी। तो वो इंस्टेंटेनियस हो गई कि किस इंस्टेंट पर किस समय पूछना चाह रहे हो। लेकिन वो ये पूछे भाई स्पीड बताओ, बोलोगे फिर से तुमने समय नहीं बताया, तुम उसको, वो बोलेगा एवरेज बता दो, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, पूरे इंटरवल में शुरू से लेके एंड तक। तो एवरेज तब यूज किया जाता है जब एक लंबे पीरियड के दौरान तुम्हें कोई उसकी स्पीड बतानी हो, इंस्टेंटेनियस मतलब उसी समय की। तो ये दो डेफिनेशन है जो हमारे काम आएंगी, तो वो दोनों चीज पूछ सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट भी पूछ सकते हैं और एवरेज करंट भी पूछ सकते हैं। तीसरी डेफिनेशन और है करंट की, करंट इज डिफाइंड एज चार्ज, ये बहुत जरूरी है ध्यान देना, चार्ज फ्लोन थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है एक पॉइंट को, उसको भी क्या बोल रहे हैं हम, करंट बोल रहे हैं। अब ये तीनों डेफिनेशन एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो ज्यादा मजा आएगा, जरा एग्जाम्पल के थ्रू हटा दो ये, पढ़ाक से लिख डालो पहले इसको, फिर एग्जाम्पल पे आते हैं। तीनों डेफिनेशन एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल 1 क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, t² - 5t, फाइंड करंट एट t = 2, करंट एट t = फाइंड एवरेज करंट
फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू, पहला सवाल। चार्ज दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग चार्ज, करंट क्या आएगा? तीसरा क्वेश्चन देखो, एक रिंग है, उसके चारों तरफ सरकमफ्रेंस पे चार्ज सजा दिया और उस रिंग को घुमा दिया। ये रिंग रखी हुई है, ये रिंग घूम रही है, तो चार्ज घूम रहे हैं। तो क्या पता इन चार्जेस के घूमने की वजह से रिंग में क्या आ जाए, करंट आ जाए। वो करंट कितना हो? पहला दूसरा मैथमेटिक्स के ऊपर है। पहला तो आसान है, समझ में आ रहा है। क्यू दिया है तो आई कैसे निकालेंगे, डी क्यू बाय डी टी, डिफ्रेंशिएट कर दो, तीनों क्वेश्चन करो।
निकालो पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हो गया होगा। आई कैसे निकालोगे? डी क्यू बाय डी टी। डिफ्रेंशिएट कर दो, टी इक्वल टू 2 छाप दोगे तो 2 पे आ जाएगा, 3 छाप दोगे तो 3 पे आ जाएगा। एवरेज कैसे निकालोगे? 0 पे निकाल के 3 पे निकाल के आधा, ये नहीं है सही तरीका। फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, एवरेज करंट का फॉर्मूला ध्यान दो, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू निकालना पड़ेगा। क्या हो गया? तीसरा, तीसरा ही तो मेन गेम है। हाँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया है। कैसे आएगा करंट? लैम्डा ओमेगा नॉट आर। सही है, ये सही है, सही। लैम्डा ओमेगा नॉट आर सही है। देख लो, अभी बिल्कुल कुछ नहीं किया, सिर्फ सबसे बेसिक डेफिनेशन जो 9th में भी पढ़ी होगी, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, उस पर फ्रेम की हुई क्वेश्चन है।
टाइप 1 क्वेश्चंस का। चलो कर लिए, हो गए हो गए हो गया, कर लिया सोच। चलो देखो, ध्यान दो अब। चार्ज दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय, डिफ्रेंशिएट कर दूं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा 60 माइनस, कहाँ पूछा है करंट, टी इक्वल टू 2 पे 12 माइनस, ये कितना हो गया, करंट किस में मेजर किया जाता है, एम्पेयर। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं साइड में लिखता जाऊंगा, एंड तक क्लियर जाएंगे। एम्पेयर 3 पे, हाँ मन में विचार क्या आता है तीसरे क्वेश्चन के लिए, एवरेज करंट निकालना है टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 2, तो हम ऐसा सोचते हैं 0 पे निकाल लूं करंट कितना है, 2 पे कितना आएगा -5, 2 पे निकाल लूं, 2 पे कितना हो जाएगा, और क्या कर दूं, ये एकदम क्या है, पक्का समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरेज कहीं भी, एवरेज का मतलब ये नहीं होता इनिशियल फाइनल जोड़ के आधा कर दो, लेकिन मे बी इस केस में आंसर क्या आ जाए, आ जाए, मैं बता रहा हूँ क्यों, कारण बताऊंगा। लेकिन ये करना क्या है, गलत। एवरेज करंट का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बाय, डेल्टा क्यू मतलब चार्ज निकालो कब, 2 पे, माइनस चार्ज निकालो कब, 0 पे, डेल्टा टी तुम्हें पता है माइनस, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, चार्ज 2 पे निकाल सकते हो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 12 माइनस 6 आ रहा है ना, और चार्ज कहाँ निकाल सकते हो, 0 पे कितना आया 4, तो 0 पे चार्ज कितना था 4, और 2 पे कितना हो गया 6, तो कितना फ्लो हो गया होगा, 2 फ्लो हो गया होगा, कितना करंट एवरेज आया, ये तरीका एकदम क्या है सही। अब लेकिन मन मानता नहीं है, मन क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं, जल्दी जल्दी में हम लोग क्या करते हैं, जीरो छापते हैं, 0 पे करंट देखा कितना आया -5, 2 पे देखा कितना आया 7, और एवरेज ले लिया तो भी कितना आया 1 एम्पियर। इस केस में आंसर सही इसलिए आया क्योंकि करंट क्या था, लीनियर, करंट क्या है लीनियर, अगर यहां करंट में टी स्क्वायर होता फिर तुम कर देते, ये पक्का आंसर क्या आता, गलत आता। यहाँ टी की जगह टी क्यूब होता तो भी आंसर गलत, टी की पावर 1 है इसका मतलब क्या है लीनियर, टी की पावर 2 होता है मतलब क्या है क्वाड्रेटिक, 3 है मतलब क्यूबिक, पावर 1 है मतलब क्या है लीनियर, लीनियर में एवरेज लेना हमेशा क्या है सही, लेकिन करंट हमेशा लीनियर है इसकी क्या गारंटी, या मैंने क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि लीनियर आ गया, तो ये करना गलत है, ये करना एकदम सही है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, ये करेंगे ताकि गलती ना हो। दूसरा, इसमें तो कुछ करना नहीं, डेरिवेट क्यों कर रहे हो, करंट ही तो दिया है, 2 सेकंड पे निकालना है तो कितना हो गया 12 एम्पियर, चार्ज फ्लोन फ्रॉम टी इक्वल, अच्छा ऐसे सोच सकते हैं, आई कितना दिया है 4t प्लस, आई को डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूं, सही है, तो डी क्यू इक्वल टू 4t प्लस 4 इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर दूं तो चार्ज क्या आ गया, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, 4t का इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, मुझे थोड़ी पता है कितना आएगा, मैंने लिख दिया एक कांस्टेंट, चार्ज फ्लोन फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 2, तो टी इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना है, 0 छापो इसमें कितना आएगा सी, टी इक्वल टू 2 पे कितना है चार्ज, 2 का स्क्वायर 4,
8 और कितना हो गया 16 प्लस सी। तो चार्ज फ्लोन कितना हुआ है, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो कितना हो गया 16 कूलम। हिला, पहले इतना था अब इतना हो गया तो 16 एक्स्ट्रा आ गया ना, 16 एक्स्ट्रा फ्लो हो गया। तो सी से इंडिपेंडेंट आया और आंसर कितना आया, चार्ज फ्लोन का आंसर आया 16 कूलम। एवरेज करंट फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो, एवरेज करंट के लिए क्या चाहिए, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू तो हमें पहले से ही पता है, 0 से लेके 2 तक 16 भी निकाला। डेल्टा टी कितना है 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। क्या यहां भी एवरेज लेना सही था, करंट क्या है लीनियर, यानी एवरेज ले सकते हैं, ले लो। 0 पे कितना है 4, 2 पे कितना है 12, 4 और 12 का एवरेज 8, 4 प्लस 12 16 डिवाइड बाय 2 8, यहां सही था। क्यों, क्योंकि करंट क्या है लीनियर। ध्यान देना यही क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता अगर मैं ऐसा कर देता, 4t² प्लस 4 हो जाता, अब ये 8 नहीं आएगा। तो अब दोनों तरीके से सेम नहीं आएगा, वो तो इसलिए आ रहा है क्योंकि करंट क्या है लीनियर। तो पहले दो क्वेश्चन समझ में आए, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दें या करंट दे दें टाइम का फंक्शन, तो क्या करेंगे। अब आते हैं हम तीसरे पे। हटा दूं पहला, पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में टाइप वाइज पढ़ना है। सबसे पहला ये तीनों क्वेश्चन पे अभी टाइप 1 चल रहा है, सब लोग लिख लेना टाइप वाइज ताकि पढ़ने में आसानी होगी। टाइप 1, ये तीनों सवाल एक ही टाइप के हैं, जहां करंट निकालना है, चार्ज दिया है, बाकी सब चीजें दी हुई हैं। हटा रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन, अरे ये तीसरा वाला, ध्यान दो। अब इसको कैसे सॉल्व करें, एक रिंग है, रिंग के सरकमफ्रेंस पे चार्ज लगा दिए, अगर इस रिंग को मैं घुमाता नहीं तो कोई करंट आते क्या, कोई करंट नहीं आए क्योंकि चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, चार्ज क्या है रुका हुआ। अब ये चार्ज फ्लो कैसे कर रहा है, ये कैसे पता चले कि ये चार्ज फ्लो कर। एक काम करो, एक पॉइंट मार्क कर लो, कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, जैसे तुमने ये रेड मार्क कर दिया। अब तुम ये देखो 1 सेकंड में क्या इस रेड को चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं, मेगा तो इस रेड को चार्ज क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे। ये रहा देखो ऐसे घूमा, एक पॉइंट कोई भी ले लो, क्या उस पॉइंट को चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं, तो कितने चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं 1 सेकंड में, वही क्या होगा हमारा करंट होगा। तीसरी डेफिनेशन यही लिखी थी, नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉसिंग अ यूनिट नहीं, नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉसिंग अ पॉइंट इन 1 सेकंड, इन यूनिट सेकंड, या फिर क्या बोल दूं 1 सेकंड। 1 सेकंड में एक पॉइंट पकड़ लो कोई भी, जैसे तुमने ये पॉइंट पकड़ लिया, इस पॉइंट को कितने प्लस क्रॉस कर गए वही क्या होगा का करंट होगा। ध्यान देना, ये रही रिंग, ठीक ये रिंग है, मुझे ये बताओ इस रिंग को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, पाई बाय एगार नॉट, सही है। इतने सेकंड लगेंगे पूरी रिंग को वैसा का वैसा पूरा एक चक्कर लगाने में, मतलब इस पॉइंट को, इस चार्ज को यहां से चल के वापस यहीं तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं, इतने सेकंड लगे पूरा चक्कर लगाने में। तो मैं ये बोल सकता हूं 30 सेकंड्स में कितना चार्ज पूरा क्रॉस कर गया होगा, क्यू, क्यू मतलब टोटल, क्यू को क्या लिख सकता हूं
लैम्डा इंटू, तो मैं ये बोल सकता हूँ टी सेकंड में पूरा का पूरा चार्ज यानी लैम्डा इंटू 2 पाई आर पूरा उस पॉइंट को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो एक सेकंड में कितना कर जाएगा, लैम्डा इंटू 2 पाई आर बाय, और एक सेकंड में जितना कर जाएगा उसी को ही तो क्या बोल देते हैं हम, करंट। तो करंट आ जाएगा लैम्डा इंटू 2 पाई आर बाय टाइम, टाइम कितना है 2 पाई बाय, करंट आया लैम्डा ओमेगा नॉट आर। अब पता कैसे चले ये सही लिखा है डायमेंशनली या गलत लिखा है, थोड़ा डायमेंशन से सोचें। लैम्डा मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसमें एक लेंथ का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चार्ज लिखा है। ओमेगा होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब 1 अपॉन सेकेंड, चार्ज और नीचे सेकेंड, अपने आप ये करंट का डायमेंशन आ गया, तब सही किया। अच्छा इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और कर दो। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लैम्डा दिया है 2 कूलम पर मीटर, फाइंड करंट प्रोड्यूस्ड इन वायर। अच्छा ये तो इनफाइनाइट चार्ज है जो आगे जा रहा है इधर इस तरफ किस स्पीड से, 10 से, और लैम्डा भी दे रखा है, तो करंट कितना आएगा इस वायर में। ठीक, दूसरा है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम लिया तो उसमें इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होगा, फर्स्ट में। ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से क्या पता ऑर्बिट में क्या आ जाए, करंट आ जाए, कितना करंट आ जाएगा। ये तीनों एक जैसे ही, हाँ। वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, ये तो केमिस्ट्री में पता चलेगी, केमिस्ट्री में पढ़ा दिया ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, कितनी होती है ये भी बता दिया होगा। आर एनथ इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, पी एनथ इक्वल टू वी नॉट जेड बाय एन। सुनेला सुनेला लग रहा है, तो ये आर नॉट 0.529 एंगस्ट्रॉम, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 वी नॉट, याद कर लो बेटा। जरा और आगे चलें। एक वायर ये रहा, ध्यान रखना ये वायर, यही वायर है ये जो जा रहे हैं, बस वो क्या जूम करके बड़े करके दिख रहे हैं, ऐसा मत बोलना इतने मोटे वायर कहाँ से आ रहे हैं। लेंथ एल, लेंथ 2l, रो नॉड 3 रो नॉड, ये रेडियस आर ले लो। पहला आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट समझ में आया, एक रेजिस्टेंस ये है एक रेजिस्टेंस ये है, और करंट कैसा फ्लो कर रहा है, ये लो ऐसा फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो आर इक्विवेलेंट निकालना है। दूसरा रो इक्विवेलेंट, ये कुछ अलग है। जब मैं हीट ट्रांसफर पढ़ा रहा था कंडक्शन के समय, तब मैंने बताया था
किसी चीज का के इक्विवेलेंट निकालते थे वहां, वैसे ही यहाँ क्या करेंगे, वहां के इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, दोनों में क्या भर देते थे, सेम के भर दो और फिर भी रेजिस्टेंस क्या है, सेम आए। यही सेम प्रोसेस ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 2, प्रोनॉड। काम करो, जीरो नॉट। बड़ा वाला रेडियस 2r, करंट ऐसे जा रहा है, फर्स्ट लेंथ l, r इक्विवेलेंट, रो इक्विवेलेंट। अच्छा, इसमें ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में है या पैरेलल में, उसमें सीरीज में कैसे जोड़ते हैं पता है, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं सबको पता है। मैं पहले ही करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक छोटी सी क्लास ले चुका हूं, जिसमें मैंने बेसिक्स पढ़ाए थे, सीरीज पैरेलल क्या होता है। सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, R1 प्लस R2, पैरेलल में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। हो जाओ शुरू। नहीं हुए, पहला देखो, एक रेजिस्टेंस ये है R1, इसकी वैल्यू कितनी है, रो नॉट L बाय एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, सही है। तो L बाय ए लगाए, तो L एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। एक रेजिस्टेंस ये वाला है, की वैल्यू कितनी है, तो L एरिया क्या है, इसका भी क्या है, सेम। डायरेक्टली आर टोटल कैसे निकाल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट, R1 प्लस, इस सीरीज में एक ही लाइन में, दोनों में से सेम करंट जाएगा, जोड़ दो, 6 और एक 7, 7 रो। ये पहले का आंसर। अच्छा, रो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, दोनों में ऐसा क्या रो भर दूं, रो इक्विवेलेंट। रो इक्विवेलेंट का मतलब होता है दोनों में सेम रो, ऐसा क्या रो होना चाहिए कि अभी भी रेजिस्टेंस क्या है, सेम आए। अब जरा रेजिस्टेंस निकालना, देखो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये भी वही मटेरियल, ये भी वही मटेरियल, अगर दोनों का रो सेम कर दिया मतलब सेम मटेरियल, यानी ये पूरा एक वायर नहीं बन गया, एक ही वायर बन गया ना, ये अलग अलग क्यों जोड़ रहे हो उसको टुकड़ों, एक ही वायर बन गया, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इस पूरे वायर का, रो इक्विवेलेंट इनटू एल, एल की जगह कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाए,
पहले जो था रेजिस्टेंस 7 रो नॉट एल बाय पाई आर स्क्वायर से क्या कट गया, पाई आर स्क्वायर, एल से एल, रो इक्विवेलेंट आया 7, यही आया। रो इक्विवेलेंट मतलब वो रो की वैल्यू चूज करना जो हम दोनों में भर दें या फिर पूरे में भर दें तो भी रेजिस्टेंस चेंज ना हो। दूसरा वाला, एक रेजिस्टेंस ये रहा और एक रेजिस्टेंस उसके कहाँ है, पैरेलल में। ये जिला ये है डायग्राम, एक रेजिस्टेंस ये रहा अंदर वाला और एक कौन सा है, बाहर वाला, दोनों पैरेलल में है। पहले वाले का रेजिस्टेंस रो नॉट एल बाय एरिया कितना आएगा, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस रो नॉट की जगह कितना है, रो नॉट एल बाय एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। जिला 3 पाई आर स्क्वायर कैसे, कौन सा एरिया यूज करना है, ये वाला, ये ब्लैक ब्लैक वाला। ये कैसे निकालेंगे, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, टोटल एरिया माइनस छोटा वाला एरिया, ये 4 माइनस 1 कितना बना 3। चला, मैं सिर्फ ये वाला एरिया लेना है, ये वाला, ये। हाँ तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो ये कितना आया, रो नॉट एल बाय, और अगर थोड़ा बहुत ठीक से याद हो तो आर और आर अगर पैरेलल में होते हैं तो आंसर आर बाय 2 आता है। आर 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 3 लगे हो पैरेलल में तो आंसर आर बाय 3 आता है, 5 लगे हो तो आर बाय 5 आता है, 2 लगे हैं तो आंसर क्या आएगा, आर बाय 2। लेकिन नहीं पता ऐसे तो अपन ऐसे कर सकते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर 1, 1 अपॉन आर 2, कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन रो नॉट एल। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, उल्टा कर दूं, ये आ गया। और सही बात है, रो नॉट आर बाई 2, 2 आ गया ना एक्स्ट्रा, आधा इसका आंसर आएगा, आर बाई 2 आधा आया भी। रो इक्विवेलेंट, ध्यान दो, पूरे में सेम रो भर दूंगा, अगर पूरे में अगर सेम रो भर दूंगा इक्विवेलेंट तो ये पूरा एक ही बन जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, रो एल बाय एरिया। झेला एरिया 4 पाई आर स्क्वायर कैसे, ये किसके बराबर आना चाहिए, पुराने वाले रेजिस्टेंस, पहले कितना निकल के आया था, एल एल आर स्क्वायर 2 बाई 2, तो इक्विवेलेंट कितना आ गया, मिला। इससे हमें क्या पता चला, ये पता चला कि हमें घर जाके एक बार जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, एक बार 5-10 मिनट बैठ के पन्ने पलट लेंगे, ठीक। तो रेजिस्टेंस सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, रेजिस्टेंस अभी एक लेक्चर और चलेगा, रेजिस्टेंस कंप्लीट एक लेक्चर रेजिस्टेंस का ही चलने वाला, तब हमें रेजिस्टेंस समझ में आएगा। अब हम इसको वेरिएबल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, उससे पहले एनसीईआरटी दे दो। एनसीईआरटी कोई तो लाया होगा इतनी बड़ी क्लास में, कोई तो लाया होगा, एनसीईआरटी कोई नहीं लाया, मुझे वैसे ही याद है। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला, चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस करके चैप्टर जो पहला वाला दिया है, प्रथम पेज से आखिरी पेज तक एक्सरसाइज के साथ, सिर्फ एक्सरसाइज लगा के मत भागाना, एक्सरसाइज के साथ फिर आ जाना किस पे, चैप्टर 2 पे, चैप्टर 2 पे पेज नंबर 57 तक, चैप्टर 2 में पेज नंबर 57 तक कैपेसिटेंस से पहले दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस वाले पेज पे पहले दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक, वहां तक पढ़ना है। इतना ज्यादा जरूरी है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, निपट जाओगे 12वीं में पूरी तरीके से।
अभी ड्रॉपर बैच आया है, बाउंड्री पे हैं, पता नहीं है कि दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। 75, 74, 70 परसेंटेज लाना बहुत जरूरी है। और थ्योरी पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एनसीईआरटी से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा करने के लिए भी जरूरी है। पन्ने जल्दी खत्म मत कर देना, पहले 3 फटाक से पलट दिए। समय देना हर पन्ने में, जो अच्छा लगे उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करना, कोई डेफिनेशन मिले उसको हाईलाइट करना, ये काम करना है। इसीलिए कोई होमवर्क नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। कंप्लीट एनसीईआरटी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में कैपेसिटर शुरू होगा, उससे पहले डाइलेक्ट्रिक तक एक एक अक्षर पढ़ना है, एक एक डेफिनेशन मार्क करनी है और एक्सरसाइज भी लगानी है। ये काम है, ये सीरियसली करना है। एंड में कितना भी एनसीईआरटी पढ़ लो, एक बार में नहीं पढ़ी जाएगी, अभी पढ़ लो, स्कूल के लिए भी जरूरी है। और सब्जेक्ट पे कमांड होगा, कंडक्टर वगैरह बहुत अच्छा दिया है एनसीईआरटी में, तो होमवर्क ये है। और डायपोल का होमवर्क मैं दे चुका हूं शायद, कंप्लीट डीसीटी डायपोल, कंप्लीट डीसीटी डायपोल। अब दूसरा पॉइंट, जिन जिन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यू, कॉपी, डीसीटी में डाउट है, डे बोर्डिंग में रुकना है। कितने बजे से मैं टाइम बता देता हूं, 2:15 के बाद या 2:20 के बाद मैं इस क्लास में आ जाऊंगा। पूछ लिया, उससे पहले कोई दिख गया बाहर, ये बता दो वो बता दो, नहीं भाई नहीं बताएंगे। डे बोर्डिंग चालू क्यों किया है, इसीलिए चालू किया है ना कि यहाँ बैठ के पढ़ो, यहीं बैठ के डाउट पूछो। और डाउट इकट्ठे आने चाहिए। अगर एक सवाल लाया कोई कि ये मैंने अभी किया, ये मुझसे नहीं बना, 30-40 सवाल लगाओ, उसमें कुछ 4-5 डाउट्स आए, 10 डाउट आए तो कोई बात है। एक लगाया नहीं बने, दौड़ के आ गए डाउट पूछने, ये क्या है, ये कोई तरीका है डाउट पूछने का? एक पहला किया सवाल नहीं बना, होमवर्क मत पूछने आ जाना। होमवर्क क्लास में डिस्कशन अलग से क्यों कराते हैं, ताकि क्लास में पूछो। तो डिस्कशन का टाइम है, फिक्स है, से पहले मत दिख जाना। हाँ, कोई एक स्पेशल केस हो जिसको जाना ही है, अगर नहीं हम रुक ही नहीं सकते, पापा बुला रहे हैं या आज कहीं फंक्शन जाना है, जहाँ जाना है, जो करना है, तो बैठा हुआ हूँ पूछ लेना। लेकिन उसके अलावा डे बोर्डिंग में दिखना चाहिए, उसके अलावा नहीं।